जयमाला। अगस्त जश्न आजादी के मौके पर आज आपको सुनवा रहे हैं विशेष कार्यक्रम जयमाला। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत राघव से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय हमारे स्टूडियो में है लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत राघव, जिन्होंने 20 बरस फौज में सेवाएं दी हैं और अब वो बहुत कुछ ऐसा कर रही हैं जो आपके लिए प्रेरणा का काम करेगा। तो लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत राघव, बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में आके। आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू यूनुस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती बचपन से ही एक हमारे जीवन का पहलू रही है और मैं खुद आज यहाँ मौजूद हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जीवन का एक सपना पूरा हो गया है। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और क्या कोई फौजी परंपरा से आती हैं या आपने खुद फौज को अपनाया था? रहने वाले हम लोग हरियाणा से हैं। हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला और उसमें हमारा गांव है बरवाला। तो परंपरा हाँ रही है फौज की, क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी में थे। उनके साथ हम अलग अलग जो उनकी पोस्टिंग्स रही, कैंटोनमेंट एरियाज थे उसमें रहे। मतलब कि बचपन से ही इनग्रेन्ड है कि फौज से बेहतर कुछ नहीं। बिल्कुल। तो वहाँ से ये नहीं कहूँगी कि सपना था, क्योंकि जिस टाइम पे हम छोटे थे तो उस टाइम पे तो खैर लड़कियों के आने का कोई संभावना ही नहीं थी फौज में। पर ये था कि क्योंकि कैंटोनमेंट एरियाज में रहते थे तो अक्सर वहाँ पे एक बात हुआ करती थी कि फला फला का बच्चा ऑफिसर बन गया। तो एक वो चीज लगती थी कि हाँ कुछ बहुत बेहतर किया है इन्होंने, तो हमें भी कुछ ऐसा करना है। एक और चीज हुआ करती थी उस टाइम पे कि डॉक्टर किरण बेदी, और वो एक टाइम था जब औरतों की उपलब्धियां हैं या उनके जो काम है उनकी कोई चर्चा नहीं थी। ये लगा कि कुछ ऐसा है इस महिला में कि एक पुरुष भी उसके बारे में बात कर रहा है। दिमाग में शायद सबकॉन्शियसली ये गया है कि शायद उसने वर्दी पहनी हुई है, वो यूनिफॉर्म में है, तो इसलिए वो कुछ ऐसा है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फादर भी यूनिफॉर्म में थे, आसपास के जो लोग थे वो भी यूनिफॉर्म में थे। तो मन किया कि कुछ हम भी ऐसा ही करेंगे जो यूनिफॉर्म से जुड़ा हो। तो उस टाइम पे मैं 6ठी क्लास में थी और एक सीरियल आया करता था दूरदर्शन पे, उड़ान। कविता चौधरी उसकी प्रोटैगनिस्ट थी, जो लीड उसमें एक्ट्रेस थी, और वो भी कहीं ना कहीं कहानी डॉक्टर किरण बेदी की लाइफ से इन्फ्लुएंस थी। तो ये चीज और पुख्ता हो गई कि भाई पुलिस में ही जाना है। और फादर की जो यूनिफॉर्म थी वो भी कई बार चोरी छुपे पहन के देख लेते थे। क्या फीलिंग्स होती थी जब आईने के सामने आप वर्दी पहन के खड़ी होती थी, जबकि ये वर्दी उधार की वर्दी थी? नहीं, उस टाइम पे भी आपके मतलब कि जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते थे कि ये पहन के आप कैसे लग रहे हो, कैसे दिख रहे हो, कितने स्मार्ट लग रहे हो। तो एक अजीब सा जज्बा आप में उस टाइम पे पैदा होता है कि भाई ये तो करना है किसी भी कीमत पे। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज भी समझ में आती थी कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। उस टाइम तक तो पुलिस का ही दिमाग में था। लेकिन यूनिवर्सिटी वही होता है ना कि जब आप किसी चीज को बहुत देर से चाहते हो तो कई बार बोलते हैं कि कुदरत भी आपके सामने वो अवसर पैदा कर देती है। बिल्कुल भाई। 6ठी क्लास में हेमंत फौजी कैंटोनमेंट में रह रही हैं, चुपके से पिताजी की वर्दी पहन के एक ख्वाब देखती हैं। और स्कूल में क्या चल रहा है उन दिनों में? स्पोर्ट्स चल रहा है? स्कूल में भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा कोई स्मार्ट बच्चा थी। जैसे क्लास में अगर 45 बच्चे हैं तो मेरा 14वां 15वां रैंक आ जाएगा। बट हाँ, एक रियलाइजेशन जो मैं आपको कहूँगी, एक टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ में आया जब मैं 7th क्लास में थी। तो मतलब कि मैं कहूँगी कि मैं स्मार्ट या इंटेलिजेंट नहीं थी इतनी, लेकिन हाँ मेहनत की चीज़ थी, मेहनत बहुत करती थी। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जिसमें नहीं समझ में आ रहा तो बस उसको घोट लो। तो करते करते फिर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, जहाँ पे मैं 15वें 16वें नंबर थी। 7वीं क्लास में मेरा जो है 4था नंबर आया क्लास में। ऐसे करते करते जब 10th में मैं आई तो फादर को भी ये यकीन हुआ कि बच्चे में स्पार्क है। तो हमेशा ये चीज़ बोलते कि बेटा बड़ा आदमी बनेगा।
अब बड़ा आदमी तो मेरे लिए वही था कि पुलिस में जाना है, मेरी तो एक वो परिभाषा बड़ी क्लियर थी। लेकिन 1992 में जब मैं 10वीं क्लास में आई तो एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि भारतीय सेनाओं ने महिलाओं के लिए भी कमीशनिंग शुरू कर दी है कि ऑफिसर के तौर पे वो फौज में आ सकती हैं। जब ये खबर आपने देखी तो क्या कैफियत थी, क्या लग रहा था मन में? वो तो ऐसा दिन था कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज क्या मिल गया है, क्योंकि ये चीज तो आप चाह ही रहे थे और कुदरत ने कहीं से वो आपकी झोली में डाल दी थी। और मतलब कि वो जो एहसास था कि रोंगटे खड़े हो गए थे जब ये बात सुनी कि अब महिलाएं भी ऑफिसर के तौर पे फौज में आ सकती हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत राघव हैं और बातें हो रही हैं उनकी जिंदगी की यात्रा की। और एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया जब उन्होंने बायोलॉजी छोड़ी और अपने आप फैसला कर लिया कि मैथ पढ़नी है। थोड़ा सा चैलेंजिंग था क्योंकि मैं तो ट्यूशंस भी नहीं ले रही थी। मेरे फादर बड़े खिलाफ थे इस चीज़ के, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। तो मैं बहुत मेहनत करती थी। सिंगुलर एम था कि मुझे हमेशा अपनी परसेंटेज अच्छी रखनी है ताकि जब मैं एसएसबी के लिए जाऊं, अपने इंटरव्यूज़ के लिए जाऊं, तो वहाँ पे ये ना हो कि मैं इस वजह से रह गई कि मेरी परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम्स में अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैंने ही चूज़ किया कि मुझे आगे बीएससी करनी है विद सेम सब्जेक्ट्स, और वहाँ पे भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया। कॉलेज में भी मेरा जो मैथ्स और फिजिक्स है, मैथ्स में मेरी सेकंड पोजीशन थी ओवरऑल इन कॉलेज, एंड फिजिक्स में फर्स्ट थी। और जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर किरण बेदी के बारे में बातें हो रही थी जब मैं ग्रो अप कर रही थी, और वो जहन में एक बहुत रियल आइडल फिगर थी, रोल मॉडल थी मेरे लिए। तो उन्हीं के द्वारा मुझे प्राइज मिला। क्या बात है, कॉलेज में उस लम्हे के बारे में बताइए कि कैसा महसूस हो रहा था? वो तो ऐसा होता है ना कि साक्षात भगवान आके आपके सामने खड़े हो गए। एक आपने वो कहानी सुनी है कि गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य वाली जी, तो वही है कि वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। और सिर्फ उस लम्हे तक नहीं, बाद में भी जब भी जिंदगी में कोई ऐसा मुकाम आया फौज में रहते हुए भी, जब थोड़ा मुश्किल लगा कि ये अब कैसे होगा, चैलेंजिंग सिचुएशन थी, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी, तो बस ये लगा कि अगर वो सरवाइव कर गई उस टाइम पे जब चीजें और भी मुश्किल थी, वो पुराने दौर में जब वो निकल गई, तो व्हाई कांट आई गिव इट अ ट्राई, आई शुड नॉट गिव अप। और फिर कब वो मौका आया जब आपने अपनी अर्जी भरी फौज के लिए? हाँ, फौज की अर्जी का ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मैंने इंडियन एयरफोर्स के लिए एज अ फ्लाइंग ऑफिसर अप्लाई किया। फ्लाइंग के लिए क्या होता है कि एसएसबी से पहले आपका पीएबीटी टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, और इसका क्या है कि ये लाइफ टाइम एक ही बार होता है। और जैसे ही मैंने टेस्ट दिया, अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर दिस, आई फेल्ड इन दैट टेस्ट। और वो तो एक मशीन टेस्ट होता है वेयर इट्स अ सिमुलेशन काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे आपको वो सारे कमांड्स देते हैं, सारे डायरेक्शंस देते हैं, एज इफ यू आर फ्लाइंग अ you are in a cockpit and you are flying a plane, and unfortunately I was not able to clear that test। और एक वो बहुत ही shattering moment था, अफसोस वाली सिचुएशन थी मेरे लिए, और मैं बहुत दुखी थी उस चीज को लेके। कैसे आपने अपने आप को समेटा और कैसे फिर आगे बढ़ी आप? घर में किसी से बात नहीं हो रही है, कहीं जाने आने का मन नहीं है, मन नहीं कर रहा किसी से मिलने जुलने का, कि लग रहा है कि आप तो फेल हो गए हो लाइफ में। बट इस टाइम पे भी जो फादर का रोल था वो बहुत बड़ा था कि उन्होंने 10-15 दिन तक तो वो भी ऑब्जर्व करते रहे। उन्होंने कुछ कहा नहीं कि ठीक है, मायूस है, कोई रीजन है इसका, लेट हर कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, हसल। लेकिन जब 16, 17, 15 दिन हो गए, उन्होंने फिर कहा मुझसे कि देखो, जिंदगी खत्म नहीं हुई है अभी, तुम्हारे पास और भी मौके हैं, तो why don't you try to complete your education? उनका हमेशा से ये मानना था कि जो अच्छी एजुकेशन है वो सिर्फ आपको एग्जाम्स के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी तैयार करती है, और इसीलिए उन्होंने हमेशा इन्वेस्ट किया हमारी एजुकेशन पे। लकीली मेरा 2 एंट्रेंस एग्जाम्स में मेरिट में मेरा नाम आ गया, एक था फिजिक्स के लिए और दूसरा मैथ्स के लिए। तो मैथ्स तो था ही फेवरेट, तो मैंने कहा ठीक है एमएससी मैथ्स कर लेते हैं। हमारा रिजल्ट का टाइम आया तो फादर ने बड़े चालाक तरीके से मुझे कहा कि देखो बेटा, एमएससी तो तुमने कर लिया, बीएड भी कर लो। तो मैंने कहा बीएड की क्या जरूरत है, कि तुम देखो तुम हमेशा दूसरों को पढ़ाती हो, तुम्हारे और कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बीएड भी हमने कर ली। एक्चुअली जब एक स्टेज ऐसी आती है लाइफ में जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के पैसे यूज़ कर रहे हो और उनके भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमें अपना कुछ करना चाहिए, अपनी कुछ नौकरी होनी चाहिए। तो उसके इमीडिएटली बाद जब रिजल्ट आने वाला था बीएड का, तो मैंने अप्लाई किया एक स्कूल में, और लकीली मुझे एज अ पीजीटी मैथ्स मेरे को वो जॉब मिल गई अम्बाला में इन अ बोर्डिंग स्कूल। सो आई वाज टीचिंग देयर।
और आप नए नए टीचर आए हो अभी स्कूल में और आपको लगता है कि आपको सब पता है, लेकिन जो बच्चे हैं उस टाइम पे, स्पेशली ये जो एडोलेसेंट हैं इन द क्लास 11th 12th, वो आपको धूल चटा देते हैं। मुझे तो फिल्म परिचय याद आ रही है। बहुत ज्यादा, मतलब कि वो टीचर्स को रुकने नहीं देते थे, अजीबोगरीब सवाल पूछने, बदतमीजी करनी। जिन बच्चों को मैं पढ़ाती थी, खासकर वो लड़के तो मेरे से भी लंबे थे हाइट में, बिल्ट में, तो मुझे अंदर से तो डर लगता था। तो हर दिन मुझे एक बोल्डनेस का, एक करेज का वो जो आउटर इमेज है वो लेके चलनी पड़ती थी कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू। तो वहां से देखिए यूनुस जी, हर एक लाइफ में जो इंसिडेंट्स होते हैं ना वो कनेक्टेड होते हैं। मुझे लग रहा था कि जो अंदर की मेरी खामियां हैं, इन बच्चों ने मेरे को हेल्प किया उनको कंप्लीट करने में, खुद मुझे समझने में। जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम थी या मुझे जो कॉन्फिडेंस का इशू था अब तक, वो शायद इन बच्चों को जब मैं फेस कर रही थी वो करेज मेरे में और ज़्यादा आई। फिर मेरे फादर ने क्या किया कि जब मैं बोर्डिंग स्कूल में थी तो न्यूज़पेपर आया करता था हमारे घर में, और उस टाइम पे जो भी एसएसबी के लिए जो भी एंट्रीज के लिए निकल रही थी इश्तिहार अखबार में, तो वो मेरे भर देते थे, खुद ही भर दिया उन्होंने। वाह। तो जब मेरा कॉल लेटर आया उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपका कॉल लेटर आया हुआ है फॉर आर्मी एज वेल एज फॉर एयरफोर्स। फिर मैंने जाके वो पहला जो मेरा एसएसबी हुआ वो आर्मी के लिए हुआ, and I was recommended from there, from SSB भोपाल। एंड वो एक मूवमेंट था कि यस, ये आपने अभी तक सोचा था अपने बारे में और आज ये पूरा हो गया। उसके बाद फिर एयरफोर्स के लिए कॉल जो था उसमें भी आई वाज रिकमेंडेड। तो अब दोनों हाथों में लड्डू थे, तो चॉइस मेरे पास थी कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है या आर्मी ज्वाइन करनी है, बट देन नेचुरली द इंक्लिनेशन वाज मोर फॉर द आर्मी, सो आई जॉइंड आर्मी एंड दैट्स हाउ दैट वाज द, मतलब कि इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बिल्कुल भाई, घर छोड़ने की बारी आ गई थी। एक ख्वाब था जो लंबे समय से देखा जा रहा था, वो पूरा हो रहा था, लेकिन सामने चुनौतियां भी थी। हाँ, जब आप पहुंची तो ढेर सारी लड़कियां देश भर से आई हुई होंगी। वो जो ट्रेनिंग प्रोसेस थी वो बहुत ही मुश्किल होती है, उसके अनुभवों के बारे में बताइए। हमारी जो ट्रेन थी वो अंबाला से चेन्नई तक थी और चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन थी वो। और वहाँ जैसे ही उतरे हैं तो जनरली हमारा जो कॉल लेटर होता है उसमें लिख के भेजा जाता है कि हमें क्या क्या सामान लेके जाना है। तो एक ब्लैक बॉक्स होता है, वो बहुत ज़रूरी है वो ब्लैक बॉक्स, आप हर एक फौजी के साथ देखेंगे वो। तो एक बस जो थी, जो हमारा OTA से वो बस हमें लेने के लिए आती है, तो सब वहाँ पे वेट कर रहे हैं और एक बड़ा ही स्मार्ट हमारे JCO फिर वो हमें ले जाते हैं एकेडमी में, जो एकेडमी का गेट है। तो जब आप वो गेट क्रॉस करते हो तो वो एक फीलिंग आती है कि हाँ अब आप एक्चुअली पहुंच गए हो यहाँ पे, वो चीज़ अचीव कर ली है। तो वो फर्स्ट टाइम आपको हिट करता है कि नाउ यू आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लड़कियाँ अलग अलग माहौल से आई हैं, कोई NCC कैडेट थी, कोई योगा ट्रेनर थी, कोई MNC में काम कर रही थी, कोई बंगाल से थी, कोई मद्रास से, और अलग अलग तरह की उनके एक्सपीरियंसेस थे, अपने एक्सपर्टीज़ थी। और ये 60 लड़कियां आके हमारा जो हॉल था जहाँ पे बैरक्स थी, हमारे को कंपनी दी जाती है उस टाइम पे जो ज़िला थी, तो उस बैरक के सामने हमें ला के उन्होंने खड़ा कर दिया और उसके बाद एक ब्रीफिंग होती है। तो वो ब्रीफिंग ही आपको एहसास दिलाती है कि हाँ नाउ यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। और उसके बाद जो पहली चीज़ होती है कि आपके जो ग्रूमिंग है, जैसे मेरे भी बाल बहुत लंबे थे उस टाइम पे, तो सबसे पहले वो जो हमारा हेयर स्टाइल है, अगर आपने बाल लंबे रखने हैं तो आपको फिगर ऑफ 8 बनाना पड़ेगा, और यदि आप छोटे रखने चाहते हैं तो जैसे वो बाकी कैडेट्स के होते हैं उतने ही छोटे आपके भी होंगे। तो बहुत दुख हुआ उस दिन तो कि ये तो शक्ल ही बदल जाएगी, बट ठीक है, ये पता था कि बिल्कुल, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो लड़कियां लंबे बाल रखे हुए थी उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए अपना वो फिगर ऑफ 8 बनाने के लिए बड़ा नीटली। तो नींद बहुत प्यारी होती है वहाँ पे, क्योंकि इतना टैक्सिंग फिजिकली एक्टिविटीज होती हैं कि आपको सुबह से लेकर शाम तक आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है कि आप अपने बारे में सोच लें। तो नींद उस टाइम पे हथियार के साथ भी नींद आ जाती है। जी जी, इतना टायरिंग वहाँ की जो एक्टिविटीज हैं, दिन भर आपको दौड़ना ही है, आप या तो साइकिल पे होंगे या दौड़ रहे होंगे, आप चल नहीं सकते कहीं पे भी। तो बाल तो एक छोटी चीज थी जो सेक्रीफाइस कर दी कि पता था फिर आ जाएंगे। कितना भारी पड़ रहा था ये सारा फिजिकल स्ट्रेन? थोड़ा सा भारी था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थी, एथलेटिक नहीं थी, कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं थी आउटडोर। मेरे लिए एक नर्लिंग एक्सपीरियंस था। बट अच्छी बात ये थी कि हम 60 लड़कियां थी उस टाइम पे, और बहुत सी ऐसी थी जिन्होंने
ये सब चीज़ें पहले नहीं की थी, चाहे वो स्विमिंग हो या जैसे स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली अगर वॉलीबॉल है और भी हमारे जो पीटी में इवेंट्स होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, उन्होंने कभी नहीं की थी। लेकिन क्योंकि वो कर पा रही थी और मैं उनको देख रही थी कि ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, तो वो म्यूचुअली हम लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि अगर ये कर गई है तो वाई कांट आई गिव इट अ ट्राई। चैलेंजिंग होता था, कई बार रोना भी आता था कि ये कहाँ फंस गए हैं, ये क्या हो रहा है दिन रात। और वहाँ पे एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है कि उस टाइम पे तो हम पनिशमेंट्स बोलते थे, बट ये भी एक तरह की मेंटल एक्सरसाइजेज हैं जो हमारा मेंटल स्टेमिना बढ़ाती हैं। कि रात को हमारा कोई भी इंस्ट्रक्टर या उस्ताद आके आपको बोलेगा कि कम आउट ऑफ द बैरक एंड एक पट्टी परेड बोलते हैं। पट्टी परेड मतलब कि आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी यूनिफॉर्म्स हैं वो इंस्ट्रक्टर आपके बोलते रहेंगे, कंपनी कमांडर या जो भी आपकी प्लेटून कमांडर है वो आ जाएंगे बाहर कि अब आप ये पहन के आइए, ये पहन के आइए, ये पहन के, और आपको पूरे उस अटायर में आना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जूते किसी और अटायर के और वो यूनिफॉर्म जो है प्रॉपर उसी यूनिफॉर्म में आपको आना है। आज भी वो चीज़ काम करती है कि 2 मिनट में कहीं जाना है, अगर रेडी होना है तो रेडी होके आ जाएंगे। और वो एक मेंटल ब्लॉक्स जो होते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो जो एकेडमी की ट्रेनिंग है वो सारे आपके चीज़ें निकाल देती है। क्योंकि हम कई चीज़ें इसलिए नहीं कर पाते कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, दिमाग में ही पुलिंदे बना रहते हैं। लेकिन एकेडमी की ट्रेनिंग ऐसी है जो आपके इस दिमाग की ये जो कॉब वेब्स हैं, ये जो जाले हैं, इनको निकाल देती है कि नहीं, आप सोचो ही नहीं, बस करना है तो करना है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जिंदगी में ये जो चीज़ है बहुत हेल्प करती है बाद में, बजाय इसके कि बैठ के सोचा जाए, बेटर ये है कि परफॉर्म किया जाए एंड जस्ट गिव इट अ ट्राई। ट्रेनिंग के उन दिनों में पिताजी क्या कहते थे जब बात होती थी? एकेडमी में एक एसटीडी हुआ करती थी उस टाइम पे, फोन्स तो अलाउड ही नहीं थे और थे भी नहीं लोगों के पास। और उसमें एक दिन ऐसा होता था, संडे या किसी एक दिन बीच में आप जाके घर वालों को कॉल करोगे। तो जब भी कॉल करते थे तो वो खुश थे इस बात से कि बच्चा अब ऑफिसर बनने जा रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपके घर से एक, वो भी लड़की, और सिर्फ घर से ही नहीं, आप उस डिस्ट्रिक्ट से शायद पहले हो, बतौर लड़की आप फोर्सेस में एक ऑफिसर के तौर पे नियुक्त होने जा रहे हो। तो बहुत प्राउड मोमेंट था उनके लिए, खुश थे। बट वो हमेशा ये पूछते थे कि कुछ चोट वोट तो नहीं लगी, अपना ध्यान रखना, पैसे तो नहीं चाहिए, खाना पीना ठीक है। वहाँ दोस्तियाँ हुई? वहाँ जो दोस्तियाँ हुई वो ऐसी हैं कि देखिए, हम 60 तो लड़कियां थी और उसके अलावा मुझे लगता है 250 के आसपास मेल कैडेट्स थे। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि मेरा एक भाई है, 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं। लेकिन ये जो कैडेट्स होते हैं ये हमारे सारे भाई बहन हो जाते हैं। दे आर लाइक सिबलिंग्स टू अस, क्योंकि हम इनको इनके सबसे बुरे वक्त में भी देखते हैं, रोते हुए भी और डांट खाते हुए भी, और हर वो चीज़ आप जो इमेजिन कर सकते हैं उस सिचुएशन में भी देखते हैं और अच्छी से अच्छी में भी देखते हैं। तो इट इज़ लाइक अ बॉन्डिंग ऑफ सिबलिंग्स विद देम। टुडे आई कैन से आई हैव 300 सिबलिंग्स विद मी। तो कभी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ भी हम पोस्टेड हैं, उनको एक कॉल कर दो कि भाई फलानी जगह पे हम आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देंगे कि आ जाओ भाई, तैयार है तुम्हारे लिए, किसी से मिलना हो। कभी ऐसा सोचना नहीं पड़ता है किससे फ़ोन करने के लिए, क्योंकि पता है हमने देख रखा है उनको सब जगह। तो वो एक जो जुड़ाव है ना, वो अलग किस्म का है, वो बयान नहीं कर सकते हम शब्दों में। अब कुछ तो ऐसे हैं कि वो फैमिली मेम्बर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि उनको चाहे सालों बाद भी फ़ोन करो तो एक जो आवाज़ वहाँ से आती है तो लगता है कि हाँ, खुल के बात करेंगे, अब कोई झिझक नहीं है, कोई मन में ऐसी दुविधा नहीं है कि ये बोलना है या ये नहीं बोलना है। तो दे आर मोर देन इवन फैमिली मेंबर्स। क्या बात है। विशेष कार्यक्रम जयमाला का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम जयमाला। आज आपको सुनवा रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत राघव से यूनुस खान की बातचीत। सुनिए इस कार्यक्रम का शेष भाग। तो ये पूरी जो ट्रेनिंग चल रही थी और बहुत सख्ती के बीच से गुजरना पड़ रहा था, ये सिलसिला कितने दिनों में खत्म हुआ?
हमारे टाइम पे जो ट्रेनिंग थी लेडी कैडेट्स के लिए वो 24 हफ्ते की थी जी। तो चेन्नई में ये ट्रेनिंग होती है हमारी OTAs चेन्नई में। और चेन्नई का जो वेदर है बहुत हार्श है, ह्यूमिड है, उसके बाद वार्म है और डे एंड नाइट आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में हो। वो फिजिकल एक्टिविटीज़ से आपका पूरा चेहरा मोहरा ही बदल जाता है। जब हमारी पासिंग आउट परेड होती है उससे पहले सारे पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है एकेडमी में और पेरेंट्स ही हैं जो आपके वो सितारे आपके कंधों पे लगाते हैं। लेकिन मेरी मदर ने मुझे देखा, उन्होंने यकीन नहीं किया कि मैं हूँ। वो कहती मेरी बेटी को बुलाओ। मैंने कहा मम्मी मैं ही खड़ी हूँ क्योंकि वो रंग एकदम आपका वैसा हो जाता है और धूप में पूरा सांवला हो जाता है। पूरे रहते हैं हम और आपका वेट बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो मदर देख के रोने लगी कि ये क्या हाल कर दिया इन्होंने तुम्हारा। तो मैंने कहा अब हम तो खुश हैं लेकिन वो एक मदर के उससे देख रही हैं कि बेटी है। बट वो जो एक्सपीरियंस है वो आज भी अगर मौका मिले तो हम सभी चाहते हैं कि हम दोबारा फिर से एकेडमी में चले जाएं और वो एक लाइफ फिर से जिएं। तो सितारे किसने लगाए, मम्मी ने कि पापा ने? उसमें अगर पेरेंट्स दोनों हैं तो एक तरफ मदर होती है और एक तरफ फादर होते हैं। कैसा था वो मोमेंट? वो मोमेंट तो इट इज़ लाइक यू आर ऑन 7th हेवन। कई लड़कियां बोलती हैं कि फलाना मेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाए, बड़े गाने भी हैं उसमें लेकिन आपने तो साबित कर दिया कि किसी को मेरे लिए चांद सितारे तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने तो खुद अपनी मेहनत से वो अपने कंधों पे लगा लिए हैं। तो एक मोमेंट ऐसा था कि जब आप एक अलग ही दुनिया में होते हो, लगता है कि बस अब कुछ और नहीं चाहिए जिंदगी में। एक बेटी जो फौजी बन गई है अपने पिता को जब सैल्यूट करती है, हाँ जी, तो क्या हुआ होगा उस पल? बहुत खुश थे वो और बहुत प्राउड दोनों पेरेंट्स। और एक और यूनिस जी बहुत अच्छी जो बात थी कि मेरे फादर भी फौजी थे तो उनको गांव में लोग अक्सर बोलते थे कि फौजी आ गया, या जनरली आपने देखा होगा कि फौजियों को इसी तरह से बुलाते। तो जो हमारे गांव का घर था अब उसमें लोग जो उनको एड्रेस करते थे कि देखिए अच्छा आप किसके घर जाएंगे, अच्छा वो जिनकी लड़की फौज में ऑफिसर है। तो ये एक एड्रेस ही आपने बदल दिया है। आपने शायद कुछ ऐसा किया है जो मुझे भी बहुत टाइम के बाद इस बात का एहसास हुआ। गांव में तब तक लड़कियों को गांव से बाहर नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए, वो गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ती थी। लेकिन जब मेरे फादर ने ये स्टेप लिया उसके बाद गांव से बहुत सारी लड़कियां पंचकुला में अच्छे स्कूल्स में जाने लगी, अच्छे कॉलेजेस में जाने लगी। और मैं जब अपने गांव में जाती हूँ या अपनी मदर से सुनती हूँ तो वो हमेशा ये बोलती हैं कि बहुत सी लड़कियां तुम्हारे बारे में जानती हैं और वो फौज में जाना चाहती हैं या वो कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो एक्चुअली अपनी लाइफ में अपना एक नाम बनाना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली शायद मैंने बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया। मेरे लिए कितना मायने रखता है वो तो सिर्फ मेरे लिए बात थी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जिस तरह से ये लोग उस चीज़ से जुड़ पाए हैं कि हमारे में से एक अगर निकल गया है तो हम भी कोशिश कर सकते हैं। तो एक तरह से आपके गांव में बदलाव की शुरुआत आपने लाई। हाँ जी बिल्कुल। आज कैसा महसूस होता है ये देख करके? आपके पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने अपना बहुत खुशी होती है मुझे, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को लेके हमेशा से ही अपने समाज में बोलती रहती थी कि क्यों आप लोग दुखी होते हो। क्योंकि देखिए अभी भी बहुत जगह पे ये है हमारे समाज में कि लड़की पैदा हुई तो लोग खुश नहीं होते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ का लेके वो मायूसी अभी भी आती है कि अरे घर में लड़की हो गई। तो मेरा मानना था कि लड़की है चाहे लड़का है, एक अच्छा परिवेश मिले, एक अच्छे अवसर मिले, डिफरेंस मत रखो उस तरह का शुरू से ही। तो वो क्या नहीं कर सकते, तो डिफरेंसेस हम ही डालते हैं उनके माइंड में कि आप लड़की हो तो आपको ये करना है। अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए और वो साबित कर सकती हैं, तो व्हाई नॉट गिव देम अ चांस। बिल्कुल। अब आप फौज में पहुंच गई, अब पोस्टिंग हुई है और अब पूरी चुनौतियां खुलकर सामने आ रही हैं। हाँ देखिए, लड़की होने के नाते क्या था कि घर पे हमेशा आप पैम्पर्ड थे, आपको बड़े ही प्यार से लालन पालन हुआ है। लेकिन जैसे ही आप यूनिट में जाते हो तो थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। और क्योंकि उस टाइम पे ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था जब हमने यूनिट ज्वाइन की, तो मेरी यूनिट जो थी 54 इंजीनियर वो भटिंडा में उस टाइम पे थी। और यूनिट में जाते ही क्या हुआ कि जनरली वो यंग ऑफिसर्स के साथ सभी के साथ होता है कि ट्रेन करने का यूनिट का अलग तरीका होता है एक यंग ऑफिसर को। और यूनिट में उस टाइम पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी क्योंकि ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था और जवान भी हमारे पूरे थे यूनिट के अंदर। और सभी ऑफिसर्स के अंदर जहाँ पे कि करीब
24 के आसपास ऑफिसर्स थे, मैं यंगेस्ट थी। तो 24 निगाहें मेरे ऊपर रहती थी कि क्या सीख रही है, क्या कर रही है, इसको समझाना है, इसको बताना है। लेकिन हाँ, उस टाइम पे थोड़ी सी एक्सेप्टेंस वुमेन ऑफिसर्स को लेकर नहीं थी, क्योंकि वुमेन जो है हमेशा एसोसिएट की जा रही थी कि दे आर वीक, दे आर मेंटली नॉट दैट स्ट्रांग, कोमल है और दे कैन नॉट हैंडल मैन। जब मैंने यूनिट ज्वाइन की, डिमाइनिंग ऑपरेशंस चल रहे थे यूनिट में, हमारी जो माइन फील्ड्स लगाई हुई थी बॉर्डर एरियाज पे, उनको रिट्रीव करना था, वहां से हटाना था। और यूनिट आगे चली गई लेकिन मेरे को पीछे छोड़ दिया। तो मुझे ये बात बहुत खली कि मेरे को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, मेरे को किसी तरह का कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो ये मुझे पीछे क्यों छोड़ के चले गए। तो उस टाइम पे मैं रियर में थी, जो हमारा पीछे का जो एरिया है जहाँ पे ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए भी एक ऑफिसर रहता है। तो ड्यूटी ऑफिसर के तौर पे मैं कंट्रोल रूम में रहती थी और एक दिन मेरे जो कंपनी कमांडर थे उनका कॉल आया कि हेमंत, हाउ आर यू? मैंने कहा सर आई एम फाइन बट प्लीज कॉल मी एट द फॉरवर्ड एरिया। तो ही सेड व्हाई, यू वांट टू कम? आई सेड यस सर, श्योर, आई वांट टू कम। तो उसके अगले दिन ही वहाँ से जो हमारा कॉन्वॉय जाता है वो मैसेज आया है कि ठीक है, कम टू दी फॉरवर्ड एरिया। और कॉन्वॉय में हम लोग भटिंडा से अपनी जो हमारा ऑपरेशनल एरिया था घरसाना मंडी, वहाँ तक निकले हैं। तो हम लोग उस कॉन्वॉय में जा रहे हैं और 300 किलोमीटर के तकरीबन ये रास्ता है और मैं एक प्लेटून कमांडर हूँ, मैं आगे बैठी हूँ, पीछे हमारे जेसीओस बैठे हैं। और बीच बीच में क्या है कि वो कॉन्वॉय जब मूव हो रहा है तो थोड़ी स्पीड जो है कॉन्वॉय की वो मेंटेन उतनी ही होनी चाहिए, उससे आप ना स्पीड ज़्यादा ले सकते हैं ना कम। और वो जा रहे हैं और अचानक ये लोग रुके हैं, अपना जो भी नेचुरल कॉल है उसके लिए देख के एंड दे सैट डाउन। अब मैं वहीं बैठी हुई हूँ और ये कॉन्वॉय आगे मूव होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैच्योरिटी की बात कि जो एक हमारे CHM थे, कंपनी हवलदार मेजर हवलदार अनिल, मुझे उनका नाम इसलिए याद है, कुछ लोग आपको जिंदगी में जो सिखा देते हैं ना जी। हम एक गांव से गुजरे और उस गांव में इन्होंने कॉन्वॉय रोका है हमारा। हवलदार अनिल एक घर में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक मैडम है, वो थोड़ा मुंह हाथ धोना चाहती हैं, आप अलाउ करेंगे? और फिर ये मेरे पास आए कि मैडम एक ऐसे से घर है, आप वहाँ चले जाइए और अपना हाथ मुंह धो के आ जाइए। तो ये कंसर्न की बात है। वो शायद हो सकता है उस मोमेंट में ना भी मुझे पूछते, तब भी मुझे जाना ही था। लेकिन इतना सोचना, ये शायद फौज की ही तरतीब है जो हमेशा ये चीज़ रखती है कि अपने आप से ज़्यादा आप दूसरों के बारे में सोचो। तो ये चीज़ मैंने भी अपने जहाँ भी मैं गई एज अ लीडर, एज अ टीम लीडर, एज अ प्लेटून कमांडर, हमेशा मैंने ये सोचा कि जो अगला व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है इसको एज अ बेस्ट रिसोर्स या एज अ बेस्ट एसेट डेवलप कर सकती हूँ, जहाँ पे इसका वेलफेयर भी ध्यान में रखा जाए और इसका ग्रोथ भी हो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो उस टाइम पे सिखाई और फिर इस तरह से हम अपनी यूनिट में पहुँचे। और यूनिट उस टाइम पे लाखों की तादाद में जो हमारी माइन फील्ड्स थी उनसे माइंस को हटाने का काम कर रही थी। जो एंटी पर्सनल माइंस भी थी, एंटी टैंक माइंस भी थी। जिस यूनिट का मैं हिस्सा हूँ वो बहुत ही एक वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिट ऑफ द इंडियन आर्मी। मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स से हूँ और कोर ऑफ इंजीनियर्स में इस यूनिट ने बहुत अव्वल दर्जे के ऑफिसर्स दिए हैं जो ENC तक रहे हैं। और वहाँ पे यूनिट की जो ट्रेनिंग थी और साथ ही साथ लड़कों का जो मनोबल था, बहुत सीखने को मिला कि कैसे ये लोग रोज सुबह अपनी जान हथेली पे रख के निकलते हैं। इनको पता है कि वहाँ पे क्या खतरा है, लेकिन फिर भी उसके बाद ये वो माइंस फील्ड एरिया में जा रहे हैं, उसको रिट्रीव करके लाएंगे और फिर शाम को उनको सबको निकाल के, जो क्योंकि ये एक्चुएट हो जाती है एक बार माइन तो फिर उसको आप दोबारा नहीं रख सकते, उनको ब्लास्ट करना है। बहुत उस टाइम पे सीखने को मिला कि किस तरह से हमारी जो फौज की, लोग बोलते हैं कि हम बहुत हार्ड कोर हैं, हार्ड कोर नहीं है। सवेरे जब टीम्स निकलती थी तो सबसे पहले वो पूजा होगी, क्योंकि हमारी यूनिट में मंदिर और गुरुद्वारा दोनों है, तो ग्रंथी भी होगा और पुजारी भी होगा, दोनों पूजा करेंगे और अरदास होगी। उसके बाद वो माइनफील्ड में एंटर करेंगे और जब वो सेफ आ जाएंगे सारे, फिर उसके बाद शाम को फिर मंदिर में या कुछ, मतलब कि जंगल में मंगल वाली बात है कि छोटे से एरिया में भी वो उनके पास जो भी ढोल ताशे हैं उनको बजाएंगे, मनोरंजन करेंगे किसी तरह का, कि दुखी नहीं है, कुछ ना कुछ आपने अचीव कर लिया आज और इसके बाद फिर कल की कल देखेंगे। क्या बात है, वाह। विशेष कार्यक्रम जयमाला का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की,
कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम जय माला। आज आपको सुनवा रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत राघव से यूनुस खान की बातचीत। सुनिए इस कार्यक्रम का शेष भाग। एक लंबा समय आपने फौज में बिताया बतौर अफसर, और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? फौज में देखिए, एज एन ऑफिसर और एज अ वाइफ, एज अ मदर का जो कन्फ्लिक्ट है वो हमेशा रहा। मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया, क्योंकि जवानों के साथ मैंने हमेशा खुद वो काम किया है जो मुझे लगता है कि मुझे उनसे करवाना था। हमेशा एक्सेप्ट किया उन्होंने मुझे एज अ कंपनी कमांडर या एज अ सेकंड इन कमांड ऑफ द यूनिट। और आज भी उन लड़कों के कॉल आते हैं, उन जवानों के कॉल आते हैं, तो लगता है कि हाँ, कुछ रिश्ता है जो मैंने कमाया है। उसके बाद जब शादी हुई तो शादी अगेन मेरे फादर की मर्जी से हुई, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो हमारे गांव के पास ही जो गांव है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में खटोली, उस गांव से आते हैं। और उन्होंने उनको पसंद किया और एक दिन मुझे फ़ोन किया कि बेटा हमने आपके लिए लड़का ढूंढ लिया। और शादी होने के बाद एक अलग किस्म का चैलेंज ये था कि एक जगह पे तो आप ऑफिसर हैं और एक जगह पे अब आपको बहू और उस तरह के माहौल में भी ढलना है। आई अज्यूम कि मैंने वो कोशिश की कि दोनों को बैलेंस करके चलूं, कि ये बड़ा क्लियर था हम दोनों के माइंड में भी, हस्बैंड के भी और मेरे भी, कि जब घर के अंदर घुस जाएंगे तो फिर ना तुम ऑफिसर हो ना मैं ऑफिसर हूँ, फिर दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनके लिए बच्चे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो फिर बहुत सारे मुश्किल हो जाता है। मदर होने के बाद हाँ, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग फील्ड एरियाज में है और वहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है, तो बच्चों को आपने स्कूल में पढ़ाना तो है, वहाँ पे फिर बच्चों को छोड़ के जाना। और जैसे छोड़ा उस टाइम पे बच्ची जो थी वो सिर्फ बड़े वाली 6 साल की और छोटे वाली 1.5 साल की या 2 साल की थी, तो उस टाइम पे इस स्टेज में बच्चे को छोड़ना बड़ा ही मुश्किल है जी। बट मैं मानती हूँ कि जैसे हम फौज में टीम वर्क में बिलीव करते हैं, वही टीम वर्क अगर घर पे हो, हस्बैंड ने उस टाइम पे एज अ मदर बन के उन बच्चों को संभाला और जिस तरह से उन्होंने बच्चियों को ग्रूम किया, तो वो अच्छी बात ये हुई कि जब मैं घर से दूर थी तो बच्चे जो है फादर के साथ रहे और फादर के साथ वो बच्चियां मेरे से ज़्यादा क्लोज हैं और उनका जो बॉन्डिंग हुई वो और अच्छी हो गई। चैलेंजिंग सिचुएशन इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि मुझे मेंटली कोई ऐसा चीज़ चैलेंज करके गई, थोड़ी बहुत चलती रहती है, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है उसके अंदर हम जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं या पीपल हैं, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। And sometimes due to the failure of machinery, the task becomes a failure. So वो कई बार एक चैलेंज होता था कि आपके पास सब कुछ है, मनोबल है लड़कों का, टीम स्पिरिट है, जज्बा है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास वो राइट टूल नहीं था या मशीन नहीं थी, आपका टास्क फेल हो गया। तो वो कई बार मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा। इसके अलावा आई डोंट फाइंड, मैंने एज अ सर्विंग ऑफिसर I did whatever I could and whatever my parallel counterparts did in the army. और बड़े एडवेंचरस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे कि ट्रेन्स मूव कराना, मिलिट्री स्पेशल्स जो होती हैं जी, कि हमने मैं वहीं आ रहा था कि सबसे रोमांचक पल आपकी पूरी फौजी जिंदगी का कौन सा रहा होगा? रोमांचक पल ऐसा हुआ कि एक बार हमारे जो कंपनी कमांडर्स होते हैं वो एक कंपनी के अंदर करीब 150 लोगों की नफरी रहती है, स्ट्रेंथ रहती है। तो मैं कंपनी कमांडर मुझे बनाया गया एक कंपनी का जो बहुत ही नोटोरियस कंपनी थी। नोटोरियस क्या कि लोग बहुत एनर्जेटिक थे, तो जब आप देखोगे कि लोग एनर्जेटिक होते हैं तो वो एनर्जी दोनों तरफ रहती है कि वो जब मॉब मेंटालिटी पे आएंगे तो कुछ खुराफात भी करेंगे। थोड़े से डिसिप्लिन के इश्यूज भी थे और जो सीईओ थे उन्होंने कहा कि हेमंत यू विल बी द कंपनी कमांडर। तो थोड़ा एक टाइम पे दिमाग में लगा कि कैसे इसको मैनेज करूंगी, बट फिर एज अ चैलेंज ले लिया।
ऑप्शन भी नहीं था, खैर बोल दिया तो बोल दिया, फौज में आपके पास चॉइस नहीं है। तो ये कंपनी मेरे पास आई और इस कंपनी के जो लड़के थे उनमें काबिलियत बहुत थी, बड़े कर गुजरने वाले कि आप बोलेंगे तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन उनके दिमाग में आना चाहिए। जब तक उनके दिमाग में ये बात नहीं आएगी वो नहीं करेंगे। वहाँ पे कंपनी कमांडर मैं बनी और जो भी मैं टास्क दूँ मैं देख रही हूँ कि वो कर नहीं रहे हैं, तो मुझे शायद उस टाइम पे ये भी लगा कि मुझे एज अ लेडी ऑफिसर ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमारा कंपनी कमांडर एक लेडी ऑफिसर है। तो एक दिन जाके फिर मैं उनके बैरक्स में, जनरली बैरक्स में जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि जवान रह रहे हैं वहाँ पे, हर तरह के अवस्था में या स्थिति में वो हो सकते हैं। तो मैं अपने कंपनी सूबेदार को लेके उनके बैरक्स में गई उस दिन और मैंने उन सबको इकट्ठा किया। मैंने कहा देखो तुम्हारी कंपनी थी और रहेगी, मैं आज कंपनी कमांडर हूँ, हो सकता है कल कोई और होगा, लेकिन तुम लोग इसलिए फेल मत हो जाना क्योंकि तुम्हारी कंपनी एक औरत कमांड कर रही है, तुम्हारा नाम कभी नीचे नहीं होना चाहिए। वाह। तो पता नहीं उस दिन के बाद उन्होंने क्या उनके जहन में आया और आप बिलीव करेंगे कि ये कंपनी चैंपियन बनी और चैंपियनशिप बैनर उठाया इस कंपनी ने हर एक इवेंट में। और कुछ इवेंट तो ऐसे थे जो इस कंपनी के थे भी नहीं, जैसे कुछ की महारत होती है कि वो दौड़ में अच्छे हैं, कुछ की महारत है कि वो हॉकी में अच्छी हैं। कंपनीज की अपनी अपनी अलग अलग महारत होती है। तो ये कंपनी की कभी महारत नहीं थी कि ये क्रॉस कंट्री रन्स में या इंड्योरेंस रन्स में फर्स्ट आ जाएं। बट उस साल में जब ये कंपटीशन हुआ तो इस कंपनी के 5 लड़के जो हैं वो टॉप 5 में थे। वाह। तो आई बिलीव दिस इज माई अचीवमेंट। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि छुट्टी के लिए मैंने कभी मना नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि जो मनोबल बढ़ाने वाली चीज़ें हैं जवानों की वो ये है कि उनको टाइम पे खाना मिले और टाइम पे छुट्टी मिल जाए, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये आपने टाइम पे दे दिया तो वो अपने आप चलते रहेंगे। एक बार मैंने देखा कि एक लड़का मेरी कंपनी के बाहर थोड़ा सा मायूस, तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हो गया, तो कहता मैम राखी आ रही है, छुट्टी जाना था लेकिन छुट्टी मिली नहीं। तो उस दिन रियलाइज़ हुआ कि हाँ लड़के जो हैं जो नहीं जा पाए किसी वजह से छुट्टी, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट टास्क आ गया या कोई ऐसी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी, तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि जो भी फेस्टिवल होगा वो कंपनी के अंदर भी मनाएंगे। और खासकर राखी कंपनी में नहीं मनाई जाती थी या यूनिट में नहीं होती थी। तो उस दिन से डिसाइड किया कि सारे लड़के जो हैं सबको मैं राखी बांधूंगी। वाह। तो जो एक हार्ट को आपके टच कर जाए ना, आज भी वो फोटोग्राफ्स में देखती हूँ तो वो लड़के भी कॉल करते हैं राखी के टाइम पे कि मैम उस टाइम पे आप थे, राखी बांधी थी। उनमें से एक जो है वो पैसे देने लगा कि जो रिवाज है कि बहन ने राखी बांधी है तो उसको पैसे देने। तो मैंने उसको हंसा, मैंने कहा देखो ये पैसे क्यों दे रहे हो, कहते साहब आपने राखी बांधी है। मैंने कहा नहीं ये अपने पास रखो। और जनरली जो है भाई रक्षा करता है बहनों की, बट यहाँ पे तो मुझे तुम्हारी रक्षा करनी पड़ती है क्योंकि तुम लोग कुछ ना कुछ फसाद करते रहते हो। तो एक कुछ लाइटर मोमेंट्स हैं जो आज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं और इनको याद रखती हूँ। और आज भी जो यूनिट के लोग हैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो कुछ ना कुछ तरीके से उनके जब फोन्स आते हैं या बातचीत होती है तो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। तकरीबन 20 साल फौज में काम करने के बाद एक पल ऐसा आया जब आपको ये एहसास हुआ कि अब निकलना है, वो कितना तकलीफदेह था? मैंने कभी नहीं चाहता कि या ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे एक दिन ये यूनिफॉर्म जो है इससे अलग होना पड़ेगा। पर एक टाइम ऐसा आया कि जब जो मेरी बड़ी वाली डॉटर है वो 12th में थी और पोस्टिंग्स पूरी, मतलब कि फैमिली, हम लोग बच्चे कहीं थे, हस्बैंड कहीं थे, मैं कहीं थी। तो फिर आपके दिमाग में एज अ मदर आप जब सोचते हो तो हमेशा एक गिल्ट रहती है कि आपने जब बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आप उनके पास ही नहीं थे। तो वो डिसीज़न उस टाइम पे लेना पड़ा मुझे कि अब शायद मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, कि मुझे अपने बच्चों के करियर के लिए या एक स्टेबिलिटी के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा। तो वो था एक, बट क्योंकि अभी हस्बैंड आर्मी में है तो ऐसा नहीं लगता है कि यूनिफॉर्म से मैं अलग हूँ, यूनिफॉर्म सर्विस से अलग हूँ। कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ जहाँ पे कि मुझे ये भाव रहता है कि अभी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि मैं बच्चों को जो SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स, उनको ट्रेन करती हूँ। और जो हमारी फैमिलीज़ हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको भी एज अ मोटिवेशनल गाइड, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आई ट्राई टू मेक अ चेंज इन देयर लाइफ। एंड विद द हेल्प ऑफ वट एवर आई हैव लर्नड थ्रू माई जर्नी इन द आर्मी, वो मैं शेयर करके आई फील इफ आई कैन मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ समबडी एल्स, सो दैट इज़ द एम। एंड अभी भी ये लगता है कि जुड़ी हुई हूँ इन लोगों के साथ, अलग नहीं हुई। और बड़ी मज़े की बात ये है कि जो मेरी पेरेंट यूनिट है
उसमें भी अभी तक मेरी डाइनिंग आउट नहीं हुई है। इसी वजह से पर्पसली मैंने डाइनिंग आउट नहीं कराई है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन है, एक दिन जाऊंगी और फिर डाइनिंग आउट होगी उस यूनिट से। आज देश भर में इतनी सारी लड़कियां हैं जो फौज में जाना चाहती हैं और अब तो तीनों सेनाओं में लड़कियां आ रही हैं, तो उन लड़कियों से आप क्या कहना चाहती हैं जिनकी आंखों में वर्दी पहनने के ख्वाब हैं? डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपने करना है तो डिसाइड कर लिया और इस राह पे मुझे चलना है। दूसरी चीज़ है आपको कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और तीसरा है कि आपको अपने बारे में सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि ये खामियां मुझ में हैं, ये अच्छाइयां मुझ में हैं। अगर कुछ खामियां हैं तो उन पे मुझे काम करना है ताकि मैं वो अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकूं, और अपने आप को बेटर बनाते रहो। और वो हमेशा एक जज्बा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए बस मुझे आगे बढ़ना है। एक वक्त था जब आप फौज में थीं और आपकी बेटियां पढ़ रही थीं, आपने बताया कि बहुत कष्टकर था उनको छोड़कर जाना। बेटियां अपनी माँ को एक फौजी अफसर की तरह कैसे दिखती थी? बहुत ही उनके लिए प्राउड मोमेंट था। राइट नाउ दे आर आल्सो वेरी प्राउड। कई बार मजाक में बोल भी देती हैं मुझे कि मम्मी आपने क्यों छोड़ दिया, हमें इतना अच्छा लगता था, आप यूनिफॉर्म में इतने स्मार्ट लगते थे। But they were always very proud. Rather, they are very proud of what I was and what I am now. Whatever I do, they always motivate. हमेशा बोलती हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हो, और हमेशा मैं उनकी राय भी लेती हूँ क्योंकि दोनों बहुत ही समझदार और बहुत ही मैच्योर हैं। So that is one thing. हमारी इस बातचीत को दुनिया भर में पेरेंट्स सुन रहे हैं, विविध भारती को, और उनमें से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे फौज में जाना चाहते हैं। इन पेरेंट्स से इस बातचीत के आखिर में क्या कहना चाहेंगी एक भूतपूर्व फौजी अफसर होने के नाते? तो जिन पेरेंट्स को ये थोड़ा सा मन में एक दुविधा है कि बच्चों को फौज में नहीं भेजना, मैं कहती हूँ कि अगर आप उनको 5 साल के लिए भी भेज देते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी में एक जो चेंज आता है, ड्रास्टिक चेंज। सबसे पहले डिसिप्लिन, और उसके बाद जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और मैं तो हमेशा यही सलाह दूंगी कि अगर आपका बच्चा जाना चाहता है फौज में, उसका उस तरह का बेंट ऑफ माइंड है, तो प्लीज उनको भेजिए। लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत राघव, विविध भारती की स्टूडियो में आके जो पूरी यात्रा के बारे में आपने विस्तार से बताया, अपने अनुभवों के बारे में, अपनी यादों के बारे में, बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा रहेंगी। बहुत सारी लड़कियां हो सकता है कि आपको आदर्श के तौर पर देखें और उनके लिए एक राह पक्की हो। यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस जी, और आपने बड़ी पेशेंटली मुझे सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद फ्यूचर में भी हम कोई इस तरह का और प्रोग्राम रिकॉर्ड करें। और रेडियो तो हमेशा से ही एक लाइफ का हिस्सा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। और प्रसार भारती के, चाहे वो दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो, जो बच्चे मुझे लगता है 80s से पहले के बॉर्न हैं, उनका तो ये लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। थैंक यू। दोस्तों, 15 अगस्त जश्न आजादी के मौके पर ये था आज का विशेष कार्यक्रम जय माला। इसके अंतर्गत आज आप सुन रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत राघव से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण वंग, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम्बले।